friends, and a very warm welcome to my English class. In today's session we are going to read the chapter 1, 2, 3. जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है 1, 2, 3. 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3. आपको ये नाम पढ़ के शायद लग रहा होगा कुछ मैथ्स से रिलेटेड, गणित से रिलेटेड कुछ चैप्टर है, बट ऐसा नहीं है. स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको पढ़ के आपको बहुत मजा आने वाला है. तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स रीड द स्टोरी 1, 2, 3. So like always, we will start the chapter with the warmer questions. The first question in the warmer section is, some people use their body language, for example, fingers, eyes, facial expressions, etc. to express themselves. Have you met such persons? If yes, where did you meet them? तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, बेसिकली पूछ रहे हैं कि सम पीपल्स यूज देयर बॉडी लैंग्वेज, यानी कि कुछ लोग जो हैं अपना बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं, यानी कि शरीर के हाव भाव, जैसे कि उनके फिंगर्स हुए, उंगलियां हुई, आईज यानी आंखें, फेशियल एक्सप्रेशंस यानी कि जो चेहरे के हाव भाव होते हैं, तो इन सब चीजों से अपने को एक्सप्रेस करते हैं, अपने को व्यक्त करते हैं. हैव यू मेट सच पर्सन्स, क्या आप कभी इस तरह के व्यक्तियों से मिले हैं? इफ यस, वेयर डिड यू मीट देम, अगर हाँ तो आप उनसे कहाँ मिले हैं? तो देखिए, वैसे तो बेसिकली ये पर्सनल क्वेश्चन है. आप हो सकता है आप में से कई बच्चे इस तरह के व्यक्ति से या व्यक्तियों से मिले भी हो या फिर ना भी मिले हो. तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर लिख सकते हैं. अगर कोई नहीं मिला है तो यू कुड राइट कि नो, आई हैव नेवर मेट सच अ पर्सन. और अगर कोई मिला है तो वो अपनी एक्सपीरियंस के बारे में लिख सकता है. यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी आंसर लिखा है, तो उसको देखिए. येस, आई हैव मेट सच अ डेफ एंड डम पर्सन, यानी कि हाँ, मैं इस तरह के एक डेफ एंड डम, डेफ का मतलब कौन क्या होता है? जो सुन नहीं सकता, उसको डेफ बोलते हैं. एंड डम यानी कि जो बोल नहीं सकता. तो आंसर है कि हाँ, मैं इस तरह की एक मूक और बधिर व्यक्ति से मिला हूँ या मिली हूँ. ही लिव्स नियर माई स्कूल. तो जो क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इफ यस, वेयर डिड यू मीट देम, यानी कि अगर हाँ तो आप कहाँ मिले उससे. तो हमने एक आंसर इस तरह से बनाया है कि हाँ, मैं मिला हूँ इस व्यक्ति से और वो मेरे स्कूल के पास में रहता है. तो आप एक्चुअली अगर मिले हैं तो वो कहाँ पे रहता है या आप कहाँ उससे मिले, आप उसके बारे में लिख सकते हैं. तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, डिड यू गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद एनी वन ऑफ देम, यानी कि क्या आपको कोई चांस मिला है, मौका मिला है ऐसे व्यक्ति से इंटरेक्ट करने का, यानी कि उससे बातचीत करने का. अगर कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो आप सोचिए आप किस तरह से बातचीत करोगे. हाउ डू यू थिंक पर्सन्स कम्युनिकेट विदाउट ह्यूमन लैंग्वेज, आपको क्या लगता है कि जो व्यक्ति इस तरह से नहीं बोल सकते तो वो कम्युनिकेट कैसे करते होंगे, एक दूसरे के साथ जो है संपर्क कैसे करते होंगे विदाउट ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि जैसे मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, तो ये एक लैंग्वेज है ना, इंग्लिश, हिंदी या जो भी लैंग्वेजेस होती हैं. तो लैंग्वेज के अलावा सपोज मैंने बोलना बंद कर दिया, मैं सिर्फ हाव भाव से अपने हाथ चला रही हूँ, आंखों के द्वारा, तो आपको क्या लगता है कि कैसे कम्युनिकेट करते हैं लोग? तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है. यस, वंस आई हैव इंटरेक्टेड विद हिम, यानी कि हाँ, एक बार मैंने उस व्यक्ति से, यानी कि जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति से मैंने इंटरेक्ट किया है. कैसे किया होगा आप ही सोचिए, कि मैं उसको अपनी साइन लैंग्वेज के द्वारा बता सकती हूँ कि भाई मैं क्या कहना चाहती हूँ. ठीक है ना, साइन लैंग्वेज यानी कि अपने हाथों के द्वारा, उंगलियों के द्वारा, एक्सप्रेशंस के द्वारा, इस तरह से ही बताते हैं हम. अब देखिए सेकंड जो पार्ट है उसका आंसर देखते हैं. पर्सन्स हु कांट स्पीक और हियर कम्युनिकेट अमंग देमसेल्व्स यूजिंग बॉडी लैंग्वेज, यानी कि जो लोग बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते वो लोग कम्युनिकेट करते हैं आपस में. वो लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं? बॉडी लैंग्वेज का यूज करके. ठीक है ना, बॉडी लैंग्वेज यानी कि जो अभी आपको बताया कि फिंगर्स के द्वारा, उंगलियां, आंखें, एक्सप्रेशन, इन सब का यूज करके वो लोग बात करते हैं. तो ये आंसर हुआ हमारे सेकेंड क्वेश्चन का, जो कि वार्मर में है. अब देखिए हम जो चैप्टर है उसको पढ़ने का स्टार्ट करते हैं. चैप्टर बहुत मजेदार है. एक किंग के बारे में चैप्टर है जो कि अपने को जो है सर्वशक्तिमान समझता था, जिसको लगता था कि उसी को सब कुछ पता है. तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर. वंस देयर वाज अ रिच एंड पावरफुल किंग, एक बार एक बहुत ही अमीर और एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था. ही थॉट नो वन इन द वर्ल्ड वाज एज पावरफुल एज ही, उसको लगता था कि दुनिया में उसके जैसा कोई भी पावरफुल, कोई भी शक्तिशाली इंसान नहीं है. जितना वो शक्तिशाली है वैसा कोई भी शक्तिशाली नहीं है.
बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट, लेकिन उसने किसी को भी इस बारे में कभी नहीं बताया. वन डे ही बिगेन टू वंडर वेदर अदर कुड गेस व्हाट ही वाज थिंकिंग. तो एक दिन उसको लगा, उसने ऐसा सोचने लगा वो कि क्या कोई दूसरा व्यक्ति भी गेस कर सकता है कि वो क्या सोच रहा है. कि वो जो इतना सर्वशक्तिमान है, खुद को जो मानता था, तो उसको लगा क्या कोई दूसरा व्यक्ति इस बात को अनुमान लगा सकता है कि वो क्या सोच रहा है. So he called all his officers and servants and asked them to tell him what thought was in his heart. तो इसलिए उसने क्या किया, उसने अपने जितने भी ऑफिसर्स थे, ठीक है, और जितने भी सर्वेंट्स थे यानी कि नौकर थे, सबको बुलाया अपने दरबार में और उनको बोला, आस्क देम टू टेल हिम, उनको कहा कि वो उसे बताएं व्हाट थॉट वाज इन हिज हार्ट, कि वो उसके दिल में क्या चीजें चल रही हैं, वो क्या सोच रहा है. तो वो उसने ये सब बातें उन लोगों से पूछी कि तुम लोग बताओ कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ. अब आप ही सोचिए कि ऐसा कोई कर सकता है, कोई कैसे बता सकता है. अनटिल एंड अनलेस की जैसे कि माँ बेटे का रिश्ता होता है, माँ और बच्चे होते हैं, तो माँ को झट से समझ में आ जाता है कि बच्चा क्या सोच रहा है. लेकिन यहाँ पे तो बात बिल्कुल ही अलग है. मैनी ऑफ देम मेड गेसेस. तो कई लोग उनमें से जो थे उन्होंने गेस किया, मतलब कि अनुमान लगाया कि वो राजा क्या सोच रहा होगा. बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विद हिज आंसर. लेकिन उनमें से कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया, सेटिस्फाई नहीं कर पाया अपने जवाब से. देखिए बच्चों, यहाँ जो मैं आपको सारा अनुवाद करके बता रही हूँ, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए, बिकॉज जो आपका चैप्टर है इसके लास्ट में आपको, हर चैप्टर के लास्ट में ट्रांसलेशन की एक एक्सरसाइज होती है. तो वो जो भी पैराग्राफ बताया जाता है आपको ट्रांसलेट करना है. तो अगर आप अच्छे से समझेंगे नहीं तो ट्रांसलेट किस तरह कर पाएंगे, है ना. तो इसलिए आपको जो भी बताया जाता है उसको अच्छी तरह से समझिएगा. अब देखिए सेकंड पैराग्राफ. देन द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड समवन हु कुड गेस हिज थॉट. तो फिर राजा ने अपने मिनिस्टर को, अपने मंत्री को ऑर्डर किया, आदेश दिया कि किसी को वो ढूंढ के लाए जो कि गेस कर सके उसके थॉट्स को, उसके विचारों को जो अनुमान लगा सके. ही गेव द मिनिस्टर एग्जैक्टली अ मंथ्स टाइम टू फाइंड दैट पर्सन. उसने अपने मिनिस्टर को जो है 1 महीने का समय दिया, अपने मंत्री को 1 महीने का समय दिया इस तरह के व्यक्ति को ढूंढ के लाने का. The minister searched everywhere, but he could not find anyone who could guess the thought in the king's mind. तो मंत्री ने हर कहीं, हर जगह तलाश की ऐसे व्यक्ति की, लेकिन उसको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कि राजा के दिमाग में क्या चल रहा है इस बात का अनुमान लगा सके. As the month was coming to a close, the minister became quite desperate. अब जैसे जैसे कि महीना जो है खत्म होने वाला था, खत्म होने वाला होता है, मंत्री बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा बेचैन हो जाता है इस बात को लेके. बट हिज डॉटर cheered him up by saying that she would find the right man for the job. लेकिन जो उसकी बेटी होती है वो उसको चीयर अप करती है, वो उसको सांत्वना देती है और कहती है कि ऐसा व्यक्ति उन्हें जरूर मिल जाएगा, और सेइंग दैट शी वुड फाइंड द राइट मैन, वो उनको ऐसा व्यक्ति ढूंढ के देगी जो कि ये काम कर सके. ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट यू कैन डू, सेड द मिनिस्टर. तो जो मंत्री होता है वो कहता है कि ठीक है, देखते हैं कि तुम क्या कर सकती हो, तुम क्या करती हो इस बारे में. तो आज हमने इतना चैप्टर पढ़ा. नेक्स्ट सेशन में हम और देखेंगे कि स्टोरी आगे क्या करवट लेती है, आगे क्या होता है. आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के पार्ट को देखते हैं एक बार. So first of all, we'll start with think and tell. Answer the following questions orally. ये जो आंसर्स हैं आपको ओरली लर्न करने हैं, समझ के अच्छे से, एंड देन यू हैव टू लर्न इट ओरली. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द किंग थिंक ऑफ हिमसेल्फ. राजा अपने बारे में क्या सोचता था. ही थॉट हिमसेल्फ रिच एंड पावरफुल. वो अपने बारे में ये सोचता था कि वो बहुत ही अमीर है और शक्तिशाली है. फिर से सुनिए, ही थॉट हिमसेल्फ रिच एंड पावरफुल. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग वांट हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स टू फाइंड आउट. राजा जो है वो क्या चाहता था कि उसके जो ऑफिसर्स जो थे और जो सर्वेंट्स, जो नौकर थे, वो क्या किस चीज को फाइंड आउट करे, क्या चीज ढूंढे. अ पर्सन हु कुड गेस हिज थॉट. वो चाहते थे कि एक व्यक्ति ढूंढ के लाए, ऐसा व्यक्ति जो कि उनके थॉट्स को, उनके विचारों को गेस कर सके, उनका अनुमान लगा सके. तो आंसर क्या हुआ, अ पर्सन हु कुड गेस हिज थॉट. थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डिड द किंग अलॉट टू हिज मिनिस्टर.
राजा ने अपने मंत्री को कितना समय दिया था एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए इस तरह के, तो क्या आंसर है अ मंथ्स टाइम, यानी कि 1 महीने का समय दिया था, तो आंसर क्या हुआ अ मंथ्स टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फिंगर्स डिड द किंग रेज द सेकंड टाइम, यानी कि राजा ने दूसरी बार कितनी उंगलियां उठाई, कितनी उंगलियों को उठाया था। तो इसका आंसर है 3 फिंगर्स। दिस पोर्शन वी विल रीड इन द नेक्स्ट सेशन, ये भी हमने नहीं पढ़ा है, अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं कि इसमें क्या होता है स्टोरी में। तो इसका आंसर क्या है 3 फिंगर्स, यानी कि 3 उंगलियां उठाई थी राजा ने सेकेंड टाइम में। अब देखिए थिंक एंड राइट, इसमें है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जो सही स्टेटमेंट्स होंगे उनके लिए हमें टी यानी कि ट्रू का टी लिखना है, और जो गलत होंगे उसके लिए एफ लिखना है, एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द किंग वॉज इंडीड रिच एंड पावरफुल, यानी कि राजा एक्चुअली में अमीर और शक्तिशाली था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तो यहाँ पे आप टी लिखेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट, द मिनिस्टर्स डॉटर हेल्प्ड हर फादर, यानी कि मिनिस्टर की, मंत्री की जो बेटी थी उसने अपने पिता की मदद की, ये भी सेंटेंस सही है, तो यहाँ पे भी ट्रू होगा टी। थर्ड सेंटेंस है, द मिनिस्टर वाज कॉन्फिडेंट दैट द शेफर्ड वुड गेस करेक्टली व्हाट वाज देयर इन द किंग्स हार्ट। मिनिस्टर जो था, मंत्री जो था, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट था, उसको पूरा विश्वास था कि जो शेफर्ड यानी कि जो गडरिया उसकी बेटी ढूंढ के लाई थी, तो वो जो है करेक्टली गेस करेगा, वो सही अनुमान लगाएगा राजा के दिल में क्या चल रहा है। तो ये ऑप्शन जो है, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, एफ लिखेंगे आप। और लास्ट जो स्टेटमेंट है, द फूल कुड रियली रीड द किंग्स माइंड, यानी कि जो फूल था, जो मूर्ख था, वो एक्चुअली राजा का दिमाग पढ़ सकता था। ये ऑप्शन भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, तो यहाँ पे आप ट्रू लिखेंगे, टी लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन 2 और 3 सेंटेंसेस, 2 या 3 सेंटेंसेस में हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ द किंग, राजा के बारे में आपका क्या इंप्रेशन बनता है, क्या आपको लगता है कि वो कैसा था। गिव योर रीजंस फॉर योर आंसर, और अपने उत्तर के लिए आपको कारण भी बताने हैं। तो देखिए इसका आंसर, आई थिंक दैट द किंग वाज वेरी रिच एंड पावरफुल, मुझे लगता है कि राजा एक्चुअल में बहुत ही अमीर और पावरफुल था। सो ही थॉट हिमसेल्फ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, और इसलिए उसको लगा कि वो दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है। डिड द फूल अंडरस्टैंड द किंग, क्या जो मूर्ख था, जो मूर्ख व्यक्ति आया था, उसको वो राजा को समझ सकता था। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने उत्तर के कारण बताइए। तो इसका आंसर देखिएगा, यस द फूल अंडरस्टूड द किंग, हाँ जो मूर्ख था वो राजा को समझ गया था, समझ रहा था। ही आंसर्ड वेल टू द क्वेश्चंस ऑफ द किंग, उसने जो राजा के सवाल थे उनका सही सही और बिल्कुल सटीक जवाब दिया। He gave answers by his body language, उसने अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, मतलब बिना कुछ मुंह से बोले, फिंगर्स का यूज करके उसने जवाब दिए थे, तो इसलिए हमें लगता है कि उसने राजा को सही से समझ लिया था। Do you see any change in the king's view about himself in paras 1 and 6? जो पैराग्राफ 1 जो हमने आज पढ़ा और जो पैराग्राफ 6 हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि राजा के बिहेवियर में, राजा के माइंड में कुछ चेंजेस हुए, उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए। तो देखिए इन पैरा 1 द किंग थिंक्स दैट ही इज द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। तो पैराग्राफ 1 जो हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि राजा सोचता है कि वो ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है पूरी दुनिया में। Whereas in para 6 he thinks that God is also powerful, जबकि 6th पैरा जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो क्या सोचता है कि उसके अलावा भगवान भी शक्तिशाली हैं, गॉड इज ऑल्सो पावरफुल। अब देखिए जो नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। अब हमें डिटेल में आंसर देने हैं इसके। व्हाट डिड द किंग वांट टू कन्वे व्हेन ही रेज्ड वन फिंगर, जब राजा ने अपना एक उंगली उठाई, राजा ने अपनी एक उंगली उठाई तो वो क्या कहना चाहता था। व्हाट वाज द शेफर्ड्स रिस्पॉन्स टू इट, शेफर्ड का, गडेरिया का क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या प्रतिक्रिया रही इस बात पे। When the king raised his one finger, he meant to say that he was alone powerful. जब राजा ने अपनी एक उंगली उठाई तो वो ये कहना चाहता था कि वो अकेला पावरफुल है, अकेला शक्तिशाली है इस दुनिया में। The shepherd's response to it was there was God also. तो शेफर्ड का, गडेरिया का जो रिस्पॉन्स था, प्रतिक्रिया थी, वो उसके ऊपर ये थी कि
भगवान भी है, इस दुनिया में भगवान भी है जो कि उससे ज्यादा शक्तिशाली है। Why did the shepherd raise 2 fingers? शेफर्ड ने, गडेरिया ने 2 उंगलियां क्यों उठाई? What did the king conclude from this? और राजा ने इस बात से क्या कंक्लूजन लगाया, क्या अनुमान लगाया? The shepherd raised 2 fingers so as to say that the king was alone not powerful. जो गडेरिया था उसने 2 उंगलियां उठाई ये बताने के लिए कि राजा अकेला शक्तिशाली नहीं है। There was the second one also and that is God. एक दूसरा भी कोई है जो कि उससे ज्यादा शक्तिशाली है और वो है भगवान। He is also powerful, वो भी बहुत शक्तिशाली हैं। The king rightly concluded from this what the shepherd wanted to convince. और राजा उसकी बात को अच्छी तरह से समझ गया कि गडरिया क्या कहना चाहता है इस बात से। तो बच्चों आज हमने चैप्टर पढ़ने की स्टार्ट किया है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो ट्रांसलेशन पार्ट है वो भी आप साथ साथ में समझते जाइए, वर्ड मीनिंग्स हैं और जो क्वेश्चन आंसर्स आज हमने किए हैं उसको अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं आप, है ना। और अगर आप समझ के लर्न करेंगे तो वेल एंड गुड। तो आज का सेशन हमारा इसी बात पे खत्म होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।